एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। हिमाचल में वोटिंग चल रही है। हिमाचल विधानसभा चुनाव में सभी कद्दावर नेता चुनाव में वोटिंग कर रही है और कई बड़े बड़े लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। स्टार प्रचारक यहां पहुंचे हैं और इस दौरान तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव अधिकारी धीरे धीरे काम कर रही हैं, जिसकी वजह से वोटिंग में दिक्कत हो रही है। तो हिमाचल में चुनावी रण देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी हालांकि ज़्यादा यहाँ पर अपनी ज़मीन बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो हमारे साथ ये 6 तस्वीरें आपको दिखा दें, जहाँ पर 6 तस्वीरें आपको दिखा दें। हिमाचल की 6 तस्वीरें हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। शिमला, ऊना, किन्नौर, कुल्लू, रोहड़ू, नाहन, ये 6 तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग यहां पर दिखाई दे रही है, किस तरीके से लोग यहां वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ अब ये सामने आ रही है कि आखिरी 1 घंटा बचा हुआ है वोटिंग का। किस तरीके से यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 1 बजे तक अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 37 लगभग 40% वोटिंग हुई थी। और अब अगर बात की जाए 3 बजे तक, तो 3 बजे तक लगभग 50% वोटिंग हिमाचल में देखने को मिली है। और जो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, ऊना, किन्नौर, कुल्लू, रोहड़ू और नाहन की किस तरीके से लोग यहाँ वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कुर्सी की लड़ाई हिमाचल में छिड़ी हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। हिमाचल में लगातार वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, हिमाचल मतदान में तेजी आ रही है। 3 बजे तक मतदान प्रतिशत की बात करें, 55.65% मतदान हो चुका है। आखिरी का 1 घंटा बचा हुआ है। किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात देखने मिल रही है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत जो है सामने आ रहा है। 55.65% मतदान यहाँ पर हुआ है। हालांकि इस बीच में कांग्रेस आरोप भी लगा रही है कि चुनाव जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां भी हो रही हैं और वोटिंग काफ़ी धीमे चल रही है। तो इसकी तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज़ पर। जिस तरीके से आरबी जी, जिस तरीके से हिमाचल में वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार जो है आप 3 बजे तक की अगर बात करें तो लगभग 50% क्रॉस कर चुका है वोटिंग प्रतिशत। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से 2017 में हुआ, उसके पहले हुआ, वोट प्रतिशत लगभग 70 तक पहुंचा, तो आखिरी 1 घंटे में क्या कमाल कर पाएगा? उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, आप तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी बिल्कुल। सवाल यह है कि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत यहाँ देखने को मिल रहा है, 3 बजे तक लगभग 50% क्रॉस हो चुकी है वोटिंग। हर बार जिस तरीके से हिमाचल में चुनाव होते हैं 70-75 इस तरीके से फीसदी सामने आता है अंत में निकलकर। आखिरी का 1 घंटा वोटिंग का बचा हुआ है। क्या आपको लगता है कि कुछ कमाल कर पाएगा या कितने तक फीसदी पहुँचने की संभावना है? इसलिए पहली बात तो मेरी समस्त हिमाचल वासियों से विनम्र निवेदन है कि जो लोग अभी तक वोटिंग डालने के लिए नहीं गए हैं, घर से बाहर निकलें और अपना वोट कंफर्म करें। जितने लोग पहुंच जाएंगे पोलिंग बूथ पर, उन सब को वोट करने का पूरा राइट रहेगा, भले ही उसमें 1 घंटा डिले हो, लेकिन इन टाइम 1 घंटे का समय है। इस समय सबको अपने अपने बूथ पर, जहाँ उनका बूथ है, पहुंचना होगा। और रहा देखिए जो आकलन है 1 घंटे का, जहाँ हम देख रहे हैं 55% मतदान हो चुका है, तो ये डेफिनेटली 70 के आसपास पहुंचेगा। 65 और 70 के बीच में मतदान रहेगा।
और बाकी जो मौसम है जिस तरीके का, उसको देखते हुए और वहाँ जो एक लोगों के अंदर जिज्ञासा, मैं हिमाचल विजिट किया है, कुल्लू, मनाली, तो लोगों में एक क्रेज है वहाँ और एक दस्तूर भी रहा है सत्ता परिवर्तन का। तो मैं जो देख रहा हूँ कि वहाँ लोगों में जिस तरह से रोटी को पलटते हैं, उस तरह सरकार पलटने की जो एक रिवायत है, ये बात अलग है कि बीजेपी ने कहा है कि हम रिवायत बदल देंगे, हम रिवाज बदलेंगे, लेकिन जो भी रिवाज है उसको इतना आसानी से नहीं बदला जा सकता। और सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इनकमेंसी फैक्टर आप नकार नहीं सकते। जी। बाकी जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगी, लेकिन मेरा अपना जो आकलन है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन की लहर अंदर खाने, जो मेरी लोगों से बात हुई है, जिन पत्रकारों से बात हुई है और जिन क्षेत्रों में मेरी बात हुई है, वहाँ परिवर्तन लोगों में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिवर्तन है, आपको ये लग रहा है कि बीजेपी को छोड़कर हिमाचल की जनता या तो कांग्रेस का साथ देगी या फिर निर्दलीय या फिर किसी और की तरफ जा सकती है? देखिए, जनता विकल्प जब तलाशती है आशा, तो कांग्रेस हो या कोई निर्दलीय हो, जब विकल्प तलाशती है वो देखती है कि जो मेरी जो समस्याएं हैं इनका समाधान कहाँ होगा। आज हम समस्याओं के समाधान पर बात नहीं कर रहे हैं, कोई महंगाई की बात नहीं हो रही है, कोई बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, कोई उस किसान की बात नहीं हो रही है जिसका सेल मैं तो यही कहूंगा कि फ्री में लिया जा रहा है। जब से प्राइवेटाइजेशन का दौर आया और 1-2 साल उन्होंने अच्छे प्राइस दिए, लेकिन उसके बाद में जो पैकिंग है उस पर भी जीएसटी लग रहा है। एक तो किसान पहले ही परेशान है और 5 साल का जो सत्ता है काफी होता है। आज हम ये कहते हैं कि भी अगले 5 साल में ये कर देंगे, तो जनता ये भी जानना चाहती है कि भी 5 साल में क्या हुआ है। जी बिल्कुल, आगे जो होने वाला है उससे ज्यादा जनता जो हो चुका है उस पर ज्यादा ध्यान देगी, उसके बलबूते पर ज्यादा वोट दिया जाएगा। हमारे साथ गुप्ता जी भी है। गुप्ता जी, हिमाचल से आप सीधे जुड़े हुए हमारे साथ में, क्या कुछ हिमाचल में देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से वोटिंग फीसदी बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस में जिस तरीके से टक्कर देखने को मिल रही है, हिमाचल में क्या ओवरऑल क्या कुछ कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, आज तक अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के अंदर कहीं ना कहीं शोर मच रहा है सत्ता परिवर्तन का, कि जो भ्रम टूटेगा या वापस से वही सरकार आएगी। तो कहीं ना कहीं जो राय लोगों की हमने बात की, जो वोटरों से बात की, हर किसी की अपनी अपनी राय है। महिलाओं की बात करें, गृहिणी महिलाओं की बात करें तो वो अपने किचन को देखते हुए महंगाई की तरफ वोट देने की बात है। अगर युवाओं की बात करें, जो शिक्षित युवा है वो उनका कहना है कि तो जिस तरह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमें रोजगार चाहिए। हम पढ़ लिख लेंगे, पढ़ के अगर हम छोटे मोटे बिजनेस करेंगे, ऑटो चलाए, रिक्शा चलाए या फिर कहीं छोटी मोटी नौकरी, तो फायदा क्या इतनी पढ़ाई का। तो कहीं कहीं की बात करें, बात अगर पुरुषों की करें तो उनका जन स्वास्थ्य को लेकर है, तो अपनी ओल्ड स्कीम को लेकर, बुजुर्ग की बात करें, ओल्ड पेंशन को लेकर है। हर किसी की अपनी अपनी बातें हैं, परंतु कुल निकल करके बात करें बीजेपी के पक्ष में ज्यादातर हम लोगों की बातें सुनी है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे जन सुविधा हुई है, सड़क की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात करें, क्योंकि जिस तरह पीछे केंद्र सरकार ने भी कहा था कि रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, ना कि सरकारी नौकरियों को लेकर है। तो हर कहीं ना कहीं सारा जो, तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि जनता बदलाव की तरफ जाने वाली है? क्योंकि जनता ने कांग्रेस को भी चुनकर देख लिया है, बीजेपी को भी चुनकर देख लिया है, अब क्या मूड दिख रहा है जनता का? इस बार अगर बात करें जनता का सत्ता परिवर्तन की जो बात है, वो सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करने की। हिमाचल के अंदर जो सुविधाएं आई हैं सड़कों को लेकर, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर या हेल्थ को लेकर, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एम्स दिया है हिमाचल वासियों को,
वंदे भारत ट्रेन दी है हिमाचल वासियों को, और भी रोजगार के बड़े अवसर और पैदा किए हैं हिमाचल के अंदर। नई नई सड़कें योजनाओं को लेकर है, और एक दूसरे कनेक्टिविटी जो समय सीमा कम की है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल वासियों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुख ज्यादा नजर आया है। और सबसे बड़ी बात, हमें एक मतदाता ने कहा कि हिंदुत्व की बात अगर करने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं ना कहीं हर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उपाध्याय जी बीजेपी के जिस तरीके से बात कर रहे हैं गुप्ता जी के, हर मुद्दा जो है बीजेपी उठाती है और बदलाव इस बार नहीं होना है, जनता का मूड जो है बीजेपी दोबारा वापस आएगी सरकार में। तो इसका अगर देखा जाए, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता सैयद जी भी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि इस बीजेपी को फायदा तभी मिलेगा हिमाचल में जब कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, उनको संगठन का, संघ का समर्थन नहीं है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? चाहे हैं वो कांग्रेस जाने भी, न गुजरात में न हिमाचल में। और हिमाचल की बात करूं तो यहाँ फिर भी कुछ रैलियां प्रियंका गांधी ने की हैं, और आप देखेंगे गुजरात में तो कोई रैली नहीं देखने को मिल रही है, कोई रोड तो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ बात होती है कि मेन बातें हैं, खिलाफ और पक्ष में क्या जा रहा है। आप कहते थे कि डॉलर का जब मूल्य गिरता है गुप्ता जी, तब देश की ताकत गिर जाती है। आज आप कह रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, यानी नाक को ऐसे न पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़ रहे हैं। तो क्या जनता ये नहीं समझती कि हाँ रुपए का मूल्य गिर रहा है? ये कह देने से कि नहीं डॉलर मजबूत हो रहा है, क्या वो बात सत्य हो जाएगी? दूसरा, आप ही कहते थे बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात बीजेपी सरकार। तो गुप्ता जी बताएं, क्या महंगाई कम हुई है? और कौन से आइटम पे कम की है? पेट्रोल, डीजल, गैस, एक आइटम मुझे बता दीजिए कि भी हमने ये सस्ता कर दिया है। जनता तो बोले ना, लेकिन सोचती तो है। और जब महंगाई बढ़ती है तो उसका असर गुप्ता जी गृहिणी पर आता है, परिवार पर आता है, और बेरोजगारी, जब बेरोजगारी होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, ऊपर से महंगाई और बढ़ जाएगी। तो गुप्ता जी आप समझते होंगे कि क्या हालात होते हैं एक आम आदमी परिवार के, घर के, एक किसान के, जो डेली मजदूरी करता है, डेली कमाता है, डेली खाता है, और उस पर जले पर नमक छिड़के आप कि नहीं महंगाई नहीं है। क्या ये कह देने से महंगाई नहीं, महंगाई खत्म हो जाएगी? उसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय जी, जाहिर से ये आपके सवाल है और जनता भी यही सवाल पूछती है कि कब महंगाई खत्म होगी, क्योंकि बीजेपी जब आई थी, बीजेपी ने नारा भी दिया था कि महंगाई की बात अब नहीं होगी, चीज़ें सस्ती होंगी। तो गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि कोई एक भी चीज़ ऐसी है जो सस्ती हुई हो? आज तक अगर बात करें महंगाई की, महंगाई केंद्र के अधीन होती है, केंद्र के अंदर डॉलर की बात करिए, डॉलर का तो रुपये की बात करिए, ये केंद्र के अधीन है। या केंद्र में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में भी बीजेपी थी। तेल की बात कर रहे हैं, तेल के खाद्य पदार्थों की बात करें, तेल के जिस तरह एक लड़ाई छिड़ी है रूस और के बीच, फ्रांस के बीच, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो हुआ है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ। तेल को लेकर वो डीजल बढ़ा है, और डीजल किसी स्टेट के अंदर नहीं होता, केंद्र के अंदर होता है। ठीक है, अब हम पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब के अंदर भी, क्या पंजाब के अंदर महंगाई नहीं है? आम आदमी पार्टी की सरकार है, और रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचते हुए पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है, क्या वहाँ पे रेट बदल चुके हैं? वही रेट हिमाचल के अंदर है, वो रेट पंजाब के अंदर है। वही चीज स्वास्थ्य की जो रेट की बात करें, वो हिमाचल और पंजाब के अंदर। तो कहीं ना कहीं केंद्र अगर चाहेगी, केंद्र कुछ कटौती करेगी, तो राज्यों को उसके अंदर कटौती करनी पड़ती है। यही चीज हिमाचल के अंदर है। आरबी शर्मा जी सवाल सही उठा रहे हैं, मगर वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होता। राज्य सरकार ये जरूर कर सकती है, रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है, सुविधाएं बढ़ा सकती है। अगर कहते हैं महंगाई कम कर दे, महंगाई। लेकिन गुप्ता जी अगर राज्य में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो हिमाचल में भी जरूरी है क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि पंजाब में ऐसा हो रहा है तो हिमाचल में होगा, पूरे देश में होगा? नशे का कारोबार पंजाब में होता है तो पूरे देश में करेंगे।
ये तो कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है गुप्ता जी। आरबी शर्मा जी से मैं बताना चाहूंगा, शर्मा जी सबसे बड़ी बात हिमाचल और पंजाब या फिर दूसरे राज्य की बात करें, महंगाई की बात कर ले तो महंगाई की मैं बताना चाहूंगा, महंगाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। डॉलर की आपने बात की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छोड़ दिया जाए गुप्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छोड़ दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को छोड़ दिया जाए। राज्य की अगर बात करें, हिमाचल की ही अगर बात कर ले, कांग्रेस की भी वहां सरकार रही है, बीजेपी की भी वहां सरकार रही है, तो क्या कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई वहां नहीं थी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जो महंगाई पहले थी वो बढ़ी है, बढ़ती गई है, परंतु इसका असर अगर आप सरकार पे, मौजूदा सरकार किसी पे कह लो, तो उसका असर शायद महंगाई को लेकर कम, रोजगार को लेकर ज्यादा होगा, सुविधा को लेकर ज्यादा होगा, ना कि महंगाई को लेकर। गृहिणियां जरूर क्वेश्चन कर सकती है। जी उपाध्याय जी, या तो गुप्ता जी पहले गलत बोल रहे थे आप जी, या तो आपको पहले नहीं कहना चाहिए था। पहले ये बात कहते, जो कांग्रेस की तरफ तब भी ये कहते कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य बढ़ गए। अरे भाई, जब $140 पर बैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट था, तब भारत में पेट्रोल ₹60 लीटर बिक रहा था। आप जब सत्ता में केंद्र में है, तब ₹20 मतलब $20 पर बैरल तक आया रे, लेकिन आपने उसका बेनिफिट जनता को नहीं दिया। मुझे पता है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन जब कीमतें घटती हैं तो फिर कीमत यहाँ क्यों नहीं घटती? बिल्कुल, बड़ा सवाल ये है कि फिलहाल गुप्ता जी, बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल में जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, सीएम जयराम ठाकुर और काफ़ी सारे कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता हैं जिनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो इनका क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने? हालांकि मंडी में देखने को मिला है, सबसे ज्यादा मतदान हुआ है मंडी में। जी बिल्कुल, हिमाचल की अगर बात करें, चुनाव की बात करें, चुनाव के हिमाचल के अंदर, मंडी के अंदर बड़ा अच्छा जो वोट परसेंट रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, काशी गंग एक सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एक मतदान केंद्र बना है, जहाँ पर 56% वोट हो चुकी है। वैसे वहाँ पर 52 मतदाता है, मगर वहाँ 56% लगभग आधे से ज्यादा वोट परसेंट वहाँ भी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी है। रही बात मंडी के अंदर गृह राज्य स्टेट, होम स्टेट है जेपी नड्डा का, और बीजेपी के अध्यक्ष भी है, उनके लिए अपना मान रोकना भी जरूरी है। तो वहाँ पे भी वोटिंग स्तर जो है 70 के आसपास पहुंच चुका है। जी उपाध्याय जी, जिस तरीके से कह रहे हैं गुप्ता जी के नड्डा जी का और जयराम जी का होम स्टेट है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से लोग वोट करने पहुँच रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, उसमें उसके बारे में आपका क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कॉमेंट है आपके उसके बारे में? कि क्योंकि यहाँ पर देखने को मिला है कि नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके भी विरोध के स्वर उठे हैं। नहीं, नड्डा जी के अगर सर्वे कराया जाए हिमाचल में, तो गुप्ता जी भी जानते होंगे, पहली बात तो नड्डा जी का अध्यक्ष पद कोई चुनाव से नहीं आया। जिस कांग्रेस पे उंगली उठाते थे, उसने फिर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपना अध्यक्ष चुन लिया। नड्डा जी जिस हालात में वहां है, मेरे ख्याल से मेरे से बेटर गुप्ता जी बोले या ना बोले, लेकिन बखूबी समझते होंगे। अगर नड्डा जी इतने पॉपुलर हैं और वे हिमाचल से आते हैं, तो क्या जरूरत थी वहाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी से इतनी रैली कराई आपने, अमित शाह जी को वहाँ लगाए रखा, ये किसी पार्टी के साथ नहीं। बीइंग ए पत्रकार, मेरा ये धर्म है, ये सच्चाई है, वो मैं बोलूं। जी एक और उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी किस्मत आजमा रही है, आम आदमी पार्टी किस्मत आजमा रही है। सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है डॉक्टर राजन सुशांत का आम आदमी पार्टी की तरफ से। इनके बारे में क्या कुछ राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से प्रतिक्रिया है इनका, जो प्रचार इनकी तरफ से किया गया है, या फिर जमीनी स्तर पर क्या कुछ बनाया गया? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जी। वो चाहे गुजरात में हो, चाहे वो पंजाब में हो, हर जगह जाके एक बात तो करते हैं मॉडल की जी, कि हम शिक्षा का ये अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम ऐसा कर देंगे, बिजली फ्री दे देंगे, और जो भी है। तो आप
गुप्ता जी भी समझते हैं। लेकिन अब मीडिया जो दिखा रहा है, या तो मीडिया ने पहले गलत दिखाया। चलिए उपाध्याय जी, गुप्ता जी से थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं चलते चलते, समय का भी अभाव है, खत्म करने के समय आ गया है, तो गुप्ता जी थोड़ा सा कमेंट। जिस तरीके से उपाध्याय जी कह रहे हैं एक मॉडल के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात अभी कर रहे थे, आम आदमी पार्टी का गुजरात की बात कर रहे थे, हिमाचल की बात कर रहे हैं, अभी उपचुनाव की चुनाव में भी इन्होंने भूमिका निभाई है। हरियाणा के अंदर आदमपुर चुनाव हुआ और आदमपुर के अंदर भी इन्होंने काफी जोर शोर मचाया था और सिर्फ 332 वोटे या लगभग 300 कुछ वोटे लेके आई थी। वही हिमाचल के अंदर शुरुआत में जिस तरह जोर शोर मचाया था, खुद अरविंद केजरीवाल ने दौरे किए, जनसभाएं की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनसभाएं की, पर उसके बाद का रुख बदला और वो हिमाचल की तरफ बदल गए। तो यही कारण है कि शायद हिमाचल में भी उनका जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात चल रही थी, तो त्रिकोणीय मुकाबला ना रहकर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है। किसी जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने पुराने प्रत्याशियों की वोटें काटी है या उनके विधायकों की मौजूदा की टिकटें काटी है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है। तो यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी को हिमाचल से अगर साइड करें तो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होगी और कहीं ना कहीं बाजी, अगर हमने सर्वे की बात कर ले, किसी और सर्वेक्षण की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो काफी भारी नजर आया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए उपाध्याय जी और गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा इस पर आपने की है। जिस तरीके से हिमाचल में देखने को मिल रहा है, वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, इसी बीच एक हिमाचल से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, लगातार प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 3 बजे तक अगर प्रदेश में वोटिंग की बात की जाए तो 55.65% वोटिंग हो चुकी है। सिरमौर में 60% और लाहौल स्पीति में 98% मतदान हो चुका है। अब सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। अभी तक मंडी में सबसे ज़्यादा मतदान काउंट किया जा रहा था। ताशीगंज में 52 में से 51 मतदाताओं ने मतदान कर दिया है और मंडी में 58.90% और हमीरपुर में 57% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। 3 बजे तक की ये पूरी वोटिंग प्रतिशत है। ऊना में दोपहर 3 बजे तक 58% मतदान हुआ है। तो लगातार वोटिंग प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश चुनाव की सबसे बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से ये महामुकाबला चल रहा है, सीधे तौर से कहा जा सकता है कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कई टक्कर दोनों में देखने को मिल रही है। अब हालांकि आखिरी का ये 1 घंटा है, आखिरी का आधा घंटा माफ कीजिए बचा हुआ है। आधे घंटे में अब कितना ये वोट प्रतिशत बढ़ता है, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल ताशीगंज में 52 में से 51 मतदाताओं ने मतदान किया है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है। हमीरपुर में 57% मतदान हुआ है, मंडी में 58%, ऊना में दोपहर 3 बजे तक 58% मतदान दर्ज किया गया है। कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है, कहा जा रहा है कि वोटिंग में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आखिरी आधा घंटा बचा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस आधे घंटे में क्या देखने को मिलता है, इस आधे घंटे में कितना वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है। 3 बजे तक प्रदेश में 55.65% बढ़ोतरी हुई है। सिरमौर में 60% और सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है कि लाहौल स्पीति में 98% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो लगातार आधे घंटे का समय और बाकी है। कितना प्रतिशत बढ़ता है, कितने प्रतिशत वोटिंग हिमाचल में होती है, कितनी जनता जागरूक है, अब ये देखने वाली बात होगी। आधे घंटे में ये सभी सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में लगातार वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर राजन सुशांत आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा नाम माने जा रहे हैं, वो बीजेपी की प्रदेश सरकार में मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं। इस बार वो आपके टिकट पर फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और 4 बार ये विधायक चुने जा चुके हैं। धूमल सरकार में राजस्व मंत्री थे। डॉक्टर सुशांत 1982 में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे और सबसे मजबूत दावेदार ये माने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। वही जयराम रमेश माने जा रहे हैं सबसे मजबूत दावेदार। आपको बताते चले कि
प्रतिशत मतदान हुआ है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि विश्व के सबसे ऊंचे मतदान बूथ पर मतदान दर्ज किया गया है, मतदान हुआ है। तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हैं। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंज बताया जाता है और यहाँ पर भी लोग बढ़ चढ़कर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। और 15,256 ऊंचाई पर, उतनी ऊंचाई फीट पर ये पोलिंग बूथ बनाया गया है। यहाँ पर भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है और इस तरीके से साफ तौर से कहा जा सकता है कि लोग काफ़ी जागरूक हैं चुनाव को लेकर। लोग क्या चाहते हैं, ये चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब पता चल पाएगा क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ताशीगंज में 52 में से 51 मतदाता जो है मतदान कर चुके हैं। सबसे बड़ी खबर है ये, ताशीगंज जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, 15,256 फीट की ऊंचाई पर पोलिंग बूथ ये बनाया गया है। यहाँ 52 मतदाता हैं जिनमें से 51 मतदाताओं ने वोट किया है। अब मतदाता को किस पर भरोसा है ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन हिमाचल पर काबिज हो पाता है, किसकी ये सरकार बन पाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ये जो 2 तस्वीरें हैं काफ़ी ही सराहनीय तस्वीरें हैं क्योंकि लोग काफ़ी यहाँ पर जागरूक दिख रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।